हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? एग्जाम्स बढ़िया गए होंगे सीएसईटी वाले स्टूडेंट्स के, है ना? एंड अब हम शायद छुट्टियों वाले फेज में थोड़ा सा, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक थोड़ा सा तो शांति ले लें। तब तक तो मैं बहुत पढ़ाई करी सीएसईटी में इस बार, है ना? इस बार क्योंकि रिस्ट्रक्चर्ड सीएसईटी था। एंड पहला एग्जाम था रिस्ट्रक्चर्ड सीएसईटी का। एंड उसके बाद पहले जो सीएसईटी हुआ करते थे उसमें आप 15 दिन में पढ़ के एग्जाम देते थे। अभी आपको एटलीस्ट 2-3 महीना 4 महीना पढ़ना है एंड उसके बाद एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया गया है। तो यस, आई होप के मस्ती कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, एंड जिनका अक्टूबर पेपर है वो पढ़ाई ही कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ, मतलब थोड़ी सी मस्ती एंड पढ़ाई। यस, सो मैं आ गई हूँ पार्ट 2 के साथ विद आर पेपर एनालिसिस वाले सीरीज में। जहाँ पे अ, हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी कर रहे हैं बिजनेस लॉ का पेपर सॉल्व, जून का। ओके, विथ रीजनिंग एंड विथ एनालिसिस हम पूरा करने वाले हैं। ओके, यस। यस, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एंड 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 यस, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एंड अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, पूरा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो भी इट्स ओके, मैं आपको समझाते हुए जाऊंगी क्या चीज क्या होती है। ठीक है, जहां जहां पे जरूरत है। When a surety, first question 51, when a surety pays off the debt of the principal debtor, the surety steps into the shoes of the creditor, the right is known as। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब क्या है? ए ने बी से लोन लिया था। ठीक है, ए ने बी से लोन लिया था, बी ने ए को लोन दिया। एंड बी ने बोला और कि सी गारंटी में रहेगा। ठीक है, सी कौन है? गारंटर है। सी कौन है? गारंटर है। बोलता है बी के अगर ए तुमने लोन नहीं दिया तो मैं सी से वसूली करूंगा। ठीक है, लोन का पैसा इंटरेस्ट के साथ तुमने नहीं दिया तो मैं सी से वसूली करूंगा। तो ए ने एक्चुअली में नहीं दिया, तो बी गया सी के पास सी से वसूली करने। सी ने बोला कि हाँ मैं दे दूंगा, सी ने दे दिया। ठीक है, अब इसका काम तो खत्म हो गया, बी का काम खत्म हो गया। अब बचा है सी और ए, है ना? अब सी ने पैसा दे दिया बी को ए का। ए ने जो देना था वो सी ने दे दिया। ठीक है, जो ए ने देना था वो सी ने दे दिया। तो जब सी ने दे दिया है ए का पैसा, तो मतलब सी अब क्रेडिटर के, अब सी बन गया है क्या? क्रेडिटर बन गया। अब क्रेडिटर के शूज में कौन आ गया है? सी आ गया। अब सी कौन है? वो ए से वसूली करेगा। सी कौन है? ए से वसूली करेगा। जो उसने पैसा दिया है वो उसका खुद का लिया हुआ नहीं था, वो ए का लिया हुआ था, वो सिर्फ गारंटी में था। तो जब ये चीज होती है, जब सी ने ए बी को पेमेंट कर दी आफ्टर पेइंग, ठीक है, उसने डेट पे कर दिया ए का, है ना? प्रिंसिपल डेटर कौन था? ए था। ए का पेमेंट कर दिया तो सी अब क्रेडिटर के शूज में आ गया है। अब वो ए से वसूली कर सकता है, वो ए का क्रेडिटर बन चुका है। इस राइट को क्या बोलते हैं? इस राइट को बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, under the Negotiable Instrument Act, what is the validity period for presenting a check for payment? कितने महीने तक चेक वैलिड रहता है? जब भी उसको मिलता है, किसी भी इंसान को मिलता है चेक, तब कितने महीने तक वैलिड रहता है? कितने टाइम तक वो चेक की वैलिडिटी रहती है? कब तक आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो? तो उसका आंसर है 3 मंथ्स। आंसर है 3 मंथ्स। A bill is said to be dishonored by non-acceptance। कब माना जाता है कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है बिल एंड उसकी वजह से नॉन एक्सेप्टेंस हुई, मतलब उस वजह से डिसऑनर हो गया। नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर हो गया है बिल, तो कब होता है ऐसे? तो वो होता है when DOI does not accept it within 72 hours from the time of presentment। मतलब डॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया कब से? 72 घंटे जब तक प्रेजेंट हुआ है, जब प्रेजेंट हुआ उसके 72 घंटे तक अगर ड्रॉइंग ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको डिसऑनर माना जाएगा फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, व्हेन कैन अ सेलर स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट? सेलर के पास राइट कब है कि वो गुड्स को, जब ट्रांजिट में है, गुड्स ट्रांजिट में मतलब गुड्स लॉजिस्टिक में भेज दिया गया है, गुड्स इन बिटवीन ट्रांजिट है, तो कब सेलर स्टॉप कर सकता है गुड्स को? कब है उसके पास राइट? उसके पास दो टाइम में राइट आता है। पहला तो जब जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। बायर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट, मतलब कि बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। एंड दूसरा जब गुड्स ट्रांजिट में ही है।
दोनों चीज होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों चीज होनी चाहिए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, तो सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है इन ट्रांजिट। तो ये इसका आंसर है सी। व्हेन द बायर ऑफ गुड्स व्हेन द बायर ऑफ गुड्स becomes insolvent and goods are in transit. Okay. Which of the following is an inland instrument? Inland instrument क्या होता है? तो inland instrument की कंडीशन बता देती हूँ क्या क्या होती है। दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज दैट जो इंस्ट्रूमेंट है इज ड्रॉन या मेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में बना है या इंडिया में ड्रॉ किया गया है। एंड दूसरा, ईदर बी मेड पेबल either be made payable in India or drawn upon a person residing in India. ठीक है, either be made payable in India or drawn upon a person residing in India. तो इसके अपन आंसर्स देखते क्या क्या है। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है, ड्रॉन इन इंडिया तो हो रहा है। पेबल इन कोरिया अपॉन एन कंपनी इंडिया रिसाइडिंग इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया, मतलब ड्रॉन अपॉन अ कंपनी इन इंडिया। ये भी चीज फुलफिल है, ये भी चीज फुलफिल है, मतलब ये आंसर सही है। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया, ओके ये तो हो गया ठीक। पेबल इन इंडिया ठीक है, बट ड्रॉन अपॉन अ कंपनी इन इंडिया, ठीक है। ईदर बी मेड पेबल इंडिया और ड्रॉन अपॉन इंडिया, तो मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी भले नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट ये दो चीज तो हो रही है, दो कंडीशंस तो आ रही है। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया, ठीक है, पेबल इन कोरिया अपॉन अ कंपनी इन कोरिया, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ड्रॉन इंडिया में हुआ है। इन दोनों कंडीशन साथ में चलनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए। ड्रॉन इन इंडिया, ईदर बी मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया। फर्स्ट वाले में इट वाज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया एंड सेकंड वाले में इट वाज पेबल इन इंडिया, है ना। तो दोनों यहाँ पे, इन दोनों में से और में एक एक कंडीशन तो आ रही है, तो ये दो तो सही है, ये तीसरा वाला सही नहीं है। डी वाले में क्या लिखा है? बोथ ए एंड बी अबव, मतलब ए एंड बी अबव दोनों ही सही है, तो ये आंसर को टिक कर दो, डी वाले को टिक कर दो। ये क्या होता है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। Vicky is a minor and has been admitted to the benefits of partnership under partnership law. On attaining majority, he has to exercise option to stay or leave the firm within how many days or months of attaining majority. मतलब क्या बोल रहे हैं? विक्की एक माइनर है जिसको हमने पार्टनरशिप में एडमिट किया जस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, ये तो हमको मालूम है, हो सकता है। जब उसने मेजोरिटी अटेन की तो माइनर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो या तो फर्म में रहेगा या तो फर्म छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो वो डिसाइड कितने टाइम में कर सकता है? तो उसका आंसर है 6 मंथ्स। ये पढ़ा हुआ है हमने, ये पढ़ा हुआ है कि 6 मंथ्स में। विच implied condition or warranty from below is false in a contract of sale of goods, मतलब इनमें से कौन सी अ, इनमें से जो सेल ऑफ गुड्स में गुड्स के लिए जब वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड वाली कंडीशन ऑफ वारंटी आती है, तो इनमें से कौन सी चीजों में वो फॉल्स है? इनमें से कौन सी चीजों में फॉल्स है? पहला है गुड्स मस्ट बी मर्चेंटेबल क्वालिटी, तो यस होना चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी बनाने के लिए होना चाहिए। कंडीशन एज टू होलसमनेस, ठीक है ये भी। एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड सप्लाई, ठीक है, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी की बात कर रहे हैं, तो इन सब में वारंटी और कंडीशन अप्लाई होती है, ये इम्प्लाइड है। ओके। अ बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि इट इज पेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस। आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद, देखने के बाद, ठीक है। तो बिल और नोट कब पेबल है? आफ्टर साइट मीन्स के वो एक्सेप्टेंस जब किया है उसका, तब वो पेबल हो जाएगा, तब वो पेबल हो जाएगा। When a holder of negotiable instrument signs it for the purpose of negotiation, it is called। जब एक इंसान के पास negotiable instrument है और वो उसको साइन कर रहा है for the purpose of negotiation, अपने अपने पास पैसे लेने के लिए नहीं कर रहा है, वो negotiation करने के लिए उसको साइन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं
एंडोर्समेंट, उसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट, ठीक है। According to Section 13 of the Negotiable Instrument Act, which of the following is specifically recognized as a negotiable instrument? इनमें से बोला गया है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की तरह रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो पहला तो है प्रॉमिसरी नोट, यस रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा शेयर सर्टिफिकेट, सो नो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो आपको सर्टिफाई करता है कि आपके पास शेयर्स है, मतलब आपको शेयर होल्डर बना रहा है। शेयर सर्टिफिकेट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप उसको लेके किसी के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते। मनी ऑर्डर्स इसके साथ लेके आप निगोशिएट नहीं कर सकते हो। पोस्ट डेटेड चेक्स, मतलब चेक्स जो प्रेजेंट होने का टाइम निकल चुका है, जिनका प्रेजेंट होने का टाइम निकल चुका है, पोस्ट डेटेड हो चुके हैं, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते। तो इनमें से आंसर क्या है? प्रॉमिसरी नोट। इनमें से आंसर क्या है? प्रॉमिसरी नोट। ओके, 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए। हमारा पार्ट ए जो था बिजनेस लॉ का वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए क्या था? जिसमें लॉज था, है ना। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है हमारा? मैनेजमेंट, जो कि 40 मार्क्स का है, 40% होल्ड करता है वो बिजनेस लॉज मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, ये है 40 मार्क्स का। आपने अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई है, बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई है, ये पार्ट बहुत इजी जाएगा आपको। ये पार्ट बहुत इजी जाएगा एंड इसके क्वेश्चंस भी काफी इजी आते हैं। ठीक है, कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही घुमा फिरा के कुछ बता पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चंस के आंसर करना आपके लिए बहुत इजी है। मतलब सीएसईटी के में एग्रीगेट लाने के लिए ये पूरा जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर है बिजनेस लॉ, इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपका जो एग्रीगेट दूसरे सब्जेक्ट का है, कहीं पे आप अगर कम हो पा रहे हो तो यहाँ पे उसको आप अच्छी तरीके से बैलेंस आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो पार्ट बी स्टार्ट करें। यस, लेट्स स्टार्ट पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 61 आ रहा है। Which ancient Indian text is comprehensive treatise on स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी? मतलब ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सा पुराना इंडियन टेक्स्ट है जो कि बताता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है कौटिल्य का। दूसरा है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है उसमें मोस्टली जो भजन्स वगैरह रहते हैं ना, हिम्स, वो सब लिखी हुई हैं। सामवेद में चैंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, रामायण जो है वो एक्चुअली एपिक पोयम है, उसमें गवर्नेंस और इन सब के बारे में नहीं दिया है। तो ये तीन आंसर तो नहीं है, आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, okay. Second is scientific management, which aim to improve economic efficiency, especially labor productivity, was introduced by। ये पूछ रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया है F.W. टेलर ने। ठीक है, हेनरी फ्योल ने क्या इंट्रोड्यूस किया? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने किया है? F.W. टेलर ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसुएसिव मैनेजमेंट? परसुएसिव मैनेजमेंट का की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कौन सा है? इसका आंसर है बी, सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजर ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे बोले परसुएसिव, जहाँ पे मैनेजर आपको मतलब पुश कर रहा है कुछ करने के लिए, आपको मैनेजर का पुश चाहिए यहाँ इस मैनेजमेंट में काम करने के लिए, तो यहाँ इसको बोलते हैं परसुएसिव मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ओके, ये है इसका आंसर। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा मैनेजमेंट वाले में। अभी तक अपने मैनेजमेंट स्टार्ट नहीं किया है, जो अक्टूबर वाला बैच है ना जो चल रहा है उसमें नहीं किया है, बट जिनने पढ़ चुका है उनके लिए उनको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से क्या गलत सेंटेंस लिखा है? मैनेजमेंट कैन बी फिजिकली सीन, गलत है ये तो। फिजिकली सीन देख सकते हो क्या? प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट, ओके। मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड, मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड, यस कैन नॉट बी टच्ड। प्रेजेंस कैन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फील फेल्ट, यस ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ट्रू है। मतलब ये आंसर क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। नन ऑफ द अबव को तो छोड़ दो, तो ये है फॉल्स। हम मैनेजमेंट को फिजिकली नहीं देख सकते हैं, फिजिकली नहीं देख सकते, ये आंसर है ए। Which one from the following will denote
ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका है बी, क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड हाई अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, 66 आ रहा है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज हाईली इफेक्टिव इन विच ऑफ द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? डेमोक्रेटिक मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक वाले का आंसर क्या है? एक बेटा ये 66 वाले आंसर, 65 वाला जो आंसर है इसको अभी रोक के रखिए, इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर बी नहीं है। इसको मैं बाद में बताती हूँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, 66 है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज हाईली इफेक्टिव इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हाईली इफेक्टिव रहता है? तो एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर स्ट्रिक्ट रिजिड रूल्स, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट नहीं चल पाती, जब पे स्ट्रिक्ट रूल्स है, रिजिड रूल्स है, वहां नहीं। एनवायरमेंट्स में इनोवेशन क्रिएटिविटी आर रिक्वायर्ड, यस, अगर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी चाहिए तो हमें डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे अगर लोग बता ही नहीं पाएंगे तो फिर ऐसा एनवायरनमेंट बन ही नहीं पाएगा जहाँ पे डेमोक्रेटिक हो, है ना? तो ये तो चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रिक्वायरिंग ओनली मैनुअल लेबल, मैनुअल लेबल चाहिए मतलब कि वो डेमोक्रेसी के उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्राइसिस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट सॉलिटरी एक्शन, जहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन आती है वहां पे डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाती, वहां पे एक इंसान को ही पूरी तरीके से चलना पड़ता है, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर है बी, एनवायरनमेंट जहाँ पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है वहां पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वर्क्स बेस्ट इन एनवायरनमेंट्स वेयर? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है लीडर, ट्रांसफॉर्म हो रहा है लीडर, कौन कौन से एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है? इसका आंसर है क्रिएटिविटी, इनोवेशंस आर वाइटल, रूटीन टास्क आर द मेन फोकस, नहीं। हाई रिस्क ऑफ फेलियर इज अनएक्सेप्टेबल, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन स्टेगनेंट मतलब एक तरीके से चल रहा है बस, स्टेगनेंट है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, नहीं। इसका आंसर क्रिएटिविटी और इनोवेशन जहाँ पे वाइटल है वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बेस्ट वर्क करती है। सर्वेंट लीडरशिप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पैराडॉक्स बिकॉज सर्वेंट लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोगों की वजह से आपकी लीडरशिप चल रही है। ठीक है, इसका आंसर होगा मतलब इज ऑफन डिस्क्राइब एज पैराडॉक्स बिकॉज, क्यों डिस्क्राइब किया गया इसको एज अ पैराडॉक्स? इट अचीव्स ऑब्जेक्ट्स बाय फोकसिंग ऑन पीपल नॉट जस्ट रिजल्ट, ये तो आंसर सही लग रहा है। इट रिक्वायर्स बीइंग वीक टू बी स्ट्रॉन्ग, ना, ये भी नहीं, गलत है। इट इज बोथ ऑथोरेटिव एंड डेमोक्रेटिव, नहीं। इट रिलाइज ऑन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, नहीं। इसका आंसर है ए, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि फोकसिंग ऑन पीपल, रिजल्ट्स पे फोकस करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि लीडर अच्छे रिजल्ट्स तभी कर पाएगा जब उसके फॉलोअर्स अच्छे होंगे। मतलब पैराडॉक्स में क्या है कि लीडर अचीव्स बेटर रिजल्ट्स बाय सर्विंग फॉलोअर्स। मतलब ये कि अगर पीपल ही नहीं होंगे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कब नहीं आएगा? जब पीपल ही अच्छे से सर्विंग मतलब फॉलोअर्स को अच्छे से सर्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसलिए पैराडॉक्स में फंस चुका है कि यहाँ पे पीपल पे फोकस करो तो रिजल्ट पे फोकस नहीं कर सकते, बट पीपल पे फोकस करोगे तभी जाके रिजल्ट आएगा। दैट इज अ पैराडॉक्स। ठीक है, ये सर्वेंट रिलेशनशिप लीडरशिप का पैराडॉक्स है। What is the role of listening in servant leadership? Role of listening in servant leadership. It is passive and inefficient. नहीं. It helps the leaders make decision faster without team input. नहीं. It builds trust and shows respect for team members. ये सही है। इट इज ओनली नेसेसरी ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस, नहीं। ये पूछ रहे हैं कि सर्वेंट लीडरशिप का जो लिसनिंग का काम है वो क्या है? लिसनिंग का काम क्या है? तो आप अगर दूसरों की बातें सुनोगे तो इट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड शो रिस्पेक्ट फॉर टीम मेंबर्स, तो ये सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, नहीं। ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ता है, क्या काम है और किसको डिवाइड करना है, काम करना है, क्या काम करना है और कैसे डिवाइड करना है। ये पहला स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है,
ये क्या है? पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि काम क्या है, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये सब आता है। 71, which one from below is correct relating to performance appraisal? परफॉर्मेंस अप्रेजल के अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसमें से क्या करेक्ट है? इट evaluates employee skill, ठीक है, करता है। इट evaluates employee skill and achievements, yes, वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है। इट evaluates employee skill, achievement and growth, yes. It evaluates employee skill, achievement and growth or lack thereof, yes। ये पूरी डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है पूरी है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जहाँ पे एम्प्लॉयज की स्किल भी चेक की जाती है, उसके अचीवमेंट्स, उसकी ग्रो, या फिर वो कहीं पर लैक कर रहा है वो भी देखा जाता है। तो उसका आंसर है डी। पूरा फुल है, बाकी सब भी ठीक थे, बट ये फुल डेफिनेशन है, इसका आंसर यही होगा। 72 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजी फेयर लीडरशिप? लेजी फेयर लीडरशिप का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली बात तो लेजी फेयर का मतलब क्या होता है? हैंड्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। लेजी फेयर का मतलब क्या होता है? हैंड्स ऑफ लीडरशिप मतलब लेट देम डू, उनको काम करने दो। आप इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखो। तो मतलब मिनिमल डायरेक्शन दिया जाता है लेजी फेयर में, ठीक है, मिनिमल डायरेक्शन दिया जाता है एंड मैक्सिमम फ्रीडम मिलती है। मैक्सिमम फ्रीडम, फ्रीडम किसको मिल रही है? जो भी लेजी स्क्वायर लीडरशिप के अंदर आ रहे हैं उनको मैक्सिमम फ्रीडम मिल रही है। इसका आंसर होगा क्लोज सुपरविजन नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं, हाई ऑटोनॉमी एंड मिनिमल सुपरविजन। ये है, ये है इसका हाई ऑटोनॉमी एंड मिनिमल सुपरविजन। मतलब आपको फ्रीडम दे दी गई है, कोई आपको सुपरवाइज नहीं कर रहा अच्छे से, इतना ज्यादा तरीके से। लेट देम डू, उनको जैसा करना है करने दो, इसको बोलते हैं लेजी स्फेयर लीडरशिप, जैसे, ठीक है। विच फंक्शन इज द बेस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन? इनमें से कौन सा फंक्शन बेस्ड है सारे अदर मैनेजमेंट फंक्शन पे? इसका आंसर है आपका विच फंक्शन इज द बेस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन? बेस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन, इसका मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग में कोई है। चलो इसको अपन छोड़ते हैं, इसको मैं बाद में देख के बताती हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा। ओके, 74th क्वेश्चन नंबर आ रहा है, 74 हमारे पास, विच इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इन ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का कौन रिलेशनशिप बताता है? तो वो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि who reports to whom? Who reports to whom? Establishing organizational hierarchy. आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो उससे पता चलता है कि आप सुपीरियर हो कि आप सबऑर्डिनेट हो, किसके सुपीरियर हो किसके सबऑर्डिनेट हो। ये रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होता है कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो? इसी को बोलते हैं स्केलार चेन। इसको क्या बोलते हैं? स्केलार चेन, इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्केलार चेन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू विच कंसेप्ट? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हो, उनको अथॉरिटी दे रहे हो, अकाउंटेबल बना रहे हो उनको हर चीज के लिए? तो ये कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट है डेलीगेशन का, जहां आप असाइन कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ओके, उनको अथॉरिटी दे रहे हो और उन पे ही अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जो भी काम वो करेंगे उनकी अथॉरिटी के अंदर होगा, एंड जो भी काम वो करेंगे अकाउंटेबल भी वही इंसान होगा। इसको बोलते हैं डेलीगेशन, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। The process where the result of a group's effort exceeds an individual effort, promoting teamwork, exchange of ideas and viewpoints, allowing the organization to reach its maximum potential is called, इसको बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट, इसको बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। जहाँ पे ग्रुप के एफर्ट्स जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स से एक्सीड हो जाते हैं, टीम वर्क हो जाता है अच्छा, एक्सचेंज ऑफ आइडिया व्यू पॉइंट से आप ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करें कि मैक्सिमम पोटेंशियल पे रीच कर जाए, इसको बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। इसको एक और चीज बोली जाती है, एक और एक 11, एक और एक 11 हो गए हैं, एक और एक 11 हो गए हैं, ठीक है। The final step in the selection process is
फाइनल स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? फाइनल स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में ना तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ना तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, ना तो रेफरेंस चेक होता है। फाइनल स्टेप होता है रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस में। तो उसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। ठीक है। 78 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for jobs is known as। इसका आंसर रिक्रूटमेंट। इसका आंसर है रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट के अंदर यहाँ पे लिख लो कि क्या होता है, जॉब ऑफर देना एंड अपॉइंटमेंट लेटर देना इज द लास्ट प्रोसेस। और रिक्रूटमेंट मतलब कि रिक्रूट कर लेना, जब आप रिक्रूट कर लेते हो ना, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब आप रिक्रूट कर लेते हो ना किसी इंसान को उस पोजीशन पे। जब रिक्रूट कर लेते हो ना किसी को, इंसान को पोजीशन पे, किसी भी एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे रिक्रूट कर देते हो, वो लास्ट प्रोसेस होती है, लास्ट प्रोसेस होती है सिलेक्शन प्रोसेस का, लास्ट स्टेप होता है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग किसी को अब हम जब कंपनी सर्च करती है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को एंड उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोलती है, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है। Which feature of planning implies that it exists at all level of management? इनमें से कौन सा जो फीचर है प्लानिंग का जो कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, तो उसको बोलते हैं परवेसिव। उसको बोलते हैं परवेसिव। कि प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है, प्लानिंग हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आता है। टॉप लेवल पे भी आता है। ठीक है। कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉप लेवल पे भी आता है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है। ओके। फिर मिडिल लेवल पे भी आता है जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे टेक्टिकल प्लानिंग होती है, कैसे काम करना है। ओके। उसके बाद लोअर लेवल पे भी आता है, मतलब सबऑर्डिनेट लेवल पे भी आता है जहाँ पे ऑपरेशनल प्लानिंग हो रही है। तो इट्स परवेसिव, इसका फीचर क्या है, परवेसिव नेचर का है, क्योंकि वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आ रहा है। मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्मेट्स, विच वन कैन बिलो बी करेक्ट? इनमें से आएगा ऑल ऑफ द अबव। आप रिटन में भी प्रेजेंट कर सकते हो मैनेजमेंट रिपोर्ट को, ओरल में प्रेजेंट कर सकते हो, विजुअल तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Which is popularly known as the father of scientific management? Father of scientific management किसको बोला जा रहा है? Father of scientific management किसको बोला जा रहा है? Father of scientific management है फेडरिक टेलर। कौन है? फेडरिक टेलर। Pure's principle of unity of command is based on idea that an employer shall receive orders from one senior only। ठीक है, ये तो सही है। To ensure obedience and respect for superiors। इसका क्या है? नहीं। It refers to thinking out and executing plan। नहीं। It refers to superior subordinate relations through the organization। नहीं। इसका आंसर है ए, जहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है कि सारे एम्प्लॉयज एक ही सीनियर से ऑर्डर्स रिसीव करेंगे। ये फ्योल का प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड का। ओके। द थ्योरी विच सजेस्ट लीडर्स should adapt their style based on the readiness or maturity of the followers is known as। इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। इसको क्या बोलते हैं? सिचुएशनल लीडरशिप। मतलब क्या कि जहाँ पे लीडर जो है वो वैसी स्टाइल अडेप्ट करता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके फॉलोअर्स रेडी है कि नहीं, इतने मेच्योर है कि नहीं समझने के लिए इस चीज को। वो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। ओके। क्वेश्चन नंबर 84 आ रहा है। बजटिंग प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क अगेंस्ट विच an organization can measure its actual financial performance, allowing for identification of areas of success and those in need of improvement। This refers to which objective of budgeting? मतलब बजटिंग क्या है कि आप एक बेंचमार्क सेट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहा है एंड उसको कहाँ तक अचीव करना है, कहाँ वो लैक कर रहा है, कहाँ पे नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो इस ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? इस ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ना तो अलोकेटिंग रिसोर्सेस है, ना तो कंट्रोलिंग कॉस्ट है, ना तो फाइनेंशियल प्लानिंग है। यहाँ पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क सेट करके, तो ये है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हाउ मच शुड बी द मिनिमम टर्नओवर of unlisted public company to trigger requirement of
सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट किस किस की रिक्वायरमेंट है? एक तो लिस्टेड कंपनी पे रिक्वायर्ड है, दूसरा हर एक पब्लिक कंपनी जिसका या तो पेड अप शेयर कैपिटल है, वो 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, 250 करोड़ और मोर। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मिनिमम टर्नओवर क्या होना चाहिए? तो मिनिमम टर्नओवर उसका आंसर है डी, 250 करोड़, है ना। Advising companies on compliance of legal and procedural aspects such as environment and pollution control laws is covered in which of the following areas where a company secretary renders services? इसका आंसर होगा कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विसेज। कॉर्पोरेट सेक्रेटरी सर्विस में नहीं आएगा, ये सेक्रेटरी ऑडिट में नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन सर्विस में नहीं आएगा, ये आएगा कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विसेज, जहाँ पे लीगल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स बता रहे हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज के। कंपनी सेक्रेटरी का किस काम में आता है? तो कॉर्पोरेट लॉ एंड एडवाइजरी सर्विस में आता है। मोस्ट एनालिसिस इज मैनेजमेंट स्टैंड इन मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। मोस्ट का मतलब क्या है? मोस्ट का मतलब है मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स। ठीक है, ये है मोस्ट का फुल फॉर्म। स्वाट का फुल फॉर्म होता है, टॉस का फुल फॉर्म होता है, वैसे ही मोस्ट का फुल फॉर्म ये है। तो इसका आंसर है आपका मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिवीजन ऑफ वर्क, ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल? ये बोल रहे हैं कि जो हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट का एक वो था ना कि डिवीजन ऑफ वर्क, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज एम्प्लॉय वर्कलोड? नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क से एम्प्लॉय का वर्कलोड बढ़ रहा है तो क्यों? टू रिड्यूस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज? नहीं, ये भी नहीं है। टू क्रिएट अ हायरार्की, इसको रखते हैं। टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद सेम एफर्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है, ये आंसर गलत है। ये डी आंसर इसका सबसे करेक्ट लग रहा है कि आप ज्यादा काम कर सको सेम एफर्ट में, ज्यादा काम कर सको सेम एफर्ट्स में। दिस इज वाई डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल आया है। Specialization increase efficiency. Which principle does this to refer to? Specialization से जो है efficiency increase होती है, तो कौन सी चीज की बात करें? division of work की बात करें, discipline से नहीं, equity से नहीं, initiative से नहीं। ये division of work आप करोगे उनके efficiency के हिसाब से, तभी वो specialization में आएगा। Which principle emphasizes that personal interest should be secondary to the organizational interest? मतलब क्या? जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वो सेकेंडरी आना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पहले आना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी आपका पर्सनल इंटरेस्ट। तो किस प्रिंसिपल ने इस पे एम्फोसाइज किया है? तो ये इसका आंसर है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसका आंसर ये है। Arranging board and general meeting at and preparing minutes thereof is covered under which of the following areas where company secretary renders services? बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग कराना, मिनट्स प्रिपेयर करना, कंपनी सेक्रेटरी के कौन से काम में आता है? कंपनी सेक्रेटरी के कौन से काम में आता है? तो इसका आंसर है कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस। ये आपका ब्रेड एंड बटर है, यही काम क्या है? आपका ब्रेड एंड बटर है। एज ए सी एस आपका यही काम ब्रेड एंड बटर है। ये कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी में नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेटिव सर्विस में नहीं आएगा, सेक्रेटरियल ऑडिट में नहीं आएगा। ये आपका कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस का ही काम है। A company secretary compliance with rules and regulations, especially for audit in relation to reconciliation of share capital for a listed company, will be covered under securities compliance and certification services. कौन सी चीज की बात कर रहे हैं? जो आप शेयर कैपिटल आपका चल रहा है, जो सेबी के साथ आप शेयर कैपिटल वहां पे रख रहे हो, है ना, मतलब आपका जो शेयर कैपिटल है लिस्टेड कंपनी का, लिस्टेड कंपनी कहाँ होती है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट जो है, उस कंपनी का शेयर कैपिटल का रिकंसिलेशन करना, उसका ऑडिट करना, ये उसके कंप्लायंसेस और रूल्स एंड रेगुलेशंस देखना, वो कौन से सर्विसेज में कवर होगा? तो वो सिक्योरिटीज कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज। ना तो टैक्सेशन वाला है, ना मैनेजमेंट वाला है, ना ही फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 पहुंच गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस बचे, उसके बाद वी विल बी डन। एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट
secretarial compliance law shall be submitted by a listed company to stock exchange within how many days from end of each financial year। मतलब जो एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट है लिस्टेड कंपनी के, कितने दिन में आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के वहां पे सबमिट करनी है। तो इसका आंसर है 60 डेज। इसका आंसर क्या है? 60 डेज। Mention which of the following is a demerit of transformational style of management। Transformational style of management का demerit पूछ रहे हैं कि क्या demerit है। Employees can get frustrated if the inputs is continuously ignored। Okay. Requires a high level of skill and charisma from the manager। Okay. A strong individual can sometimes dominate the group decision। ये तो नहीं है। Employees can become over reliant of the manager। ये भी नहीं है। इसका आंसर है कि it requires a high level of skill and charisma from the manager। ये इसका demerit है। ये इसका demerit है। MBO is often considered। MBO का full form क्या है? Management by Objective। MBO का full form क्या है? Management by Objective। ऑफन कंसिडर्ड एंड डैश अप्रोच टू मैनेजमेंट। कैसी अप्रोच है? कैसी अप्रोच है? तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है मॉडर्न अप्रोच आई हुई है। मॉडर्न अप्रोच आई हुई है। 96 you are a company secretary in employment of a company, you hold a vital position in your company as a KMP, you contribute considerably in integration and optimum utilization of resources, which function of management is being performed by you in the statement। ना अभी तो प्लानिंग की बात नहीं हो रही ना ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी बात हो रही है कोऑर्डिनेशन की। आपकी बात हो रही है कोऑर्डिनेशन की, जहां पे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आप कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेट करके एक अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है आपका। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कोऑर्डिनेशन कर रहे हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी उस कंपनी में। Conducting board meetings through video conferencing and teleconferencing is covered under which of the following services referred by the company secretary? Video conferencing and teleconferencing जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ये कौन सी सर्विस है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विस है। ना फाइनेंस अकाउंटिंग की है, ना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन वाली सर्विस है, ना मैनेजमेंट है। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हो बोर्ड मीटिंग के थ्रू। 98 advising companies on compliance of legal and procedural aspects that such as environment pollution control laws is covered in same क्वेश्चन नंबर 86 यही आया था। क्वेश्चन नंबर 86 जाके देख लो, यही आया हुआ था। वाह क्या बात है, दो क्वेश्चन सेम दे दिए। एडवाइजिंग कंपनी का सेम सेम सेम, इसका आंसर क्या था? कॉर्पोरेट लॉ लीगल जो था, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विस। फ्री के मार्क्स 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए आपको, 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए, फ्री के मार्क्स है ये। कंपनी सेक्रेटरीज आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज केएमपी। ना तो अकाउंटेंट, ना तो मैनेजर, ना ही तो फाइनेंशियल ऑफिसर, की मैनेजरियल पर्सन की तरह आप रिकॉग्नाइज हो चुके हो अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट। सिर्फ सीएस का नाम है केएमपी में, सिर्फ सीएस का नाम है। शुड बी प्राउड ऑफ इट कि कंपनीज एक्ट में जब की मैनेजरियल पर्सन की बात होती है कंपनी में, तो कंपनी सेक्रेटरीज का नाम वहां पे दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लेट्स डू इट। कंपनी सेक्रेटरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज व्हाट प्रोफेशनल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। तो सेक्रेटरियल बोलोगे आप, पर इसका आंसर है गवर्नेंस प्रोफेशनल। गवर्नेंस प्रोफेशनल, सिर्फ सेक्रेटेरियल प्रोफेशनल नहीं हो आप, एक गवर्नेंस प्रोफेशनल हो। आपको पूरे मैनेजमेंट का गवर्नेंस सही तरीके से चल रहा है वो देखना होता है, वो देखना होता है। यस, सो वी आर डन, वी आर डन with our पेपर नंबर 4 बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। जून का अटेम्प्ट जो आया था बहुत ही बढ़िया आया था। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा कि बहुत ही ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, बहुत घुमा फिरा के आए थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे कि आपने एक अच्छे से एक रीड भी किया है, उसके बाद रिवाइज किया हुआ है ना अच्छे से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमको करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो ना एमसीक्यू ऐसा रहता है कि आप जो सोचते हो ना कि यार ये तो कोई पूछने ही नहीं वाला, उसमें से भी आ जाता है, उसमें से भी आ जाता है। तो आप ना हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, हर एक लाइन को पढ़ो एटलीस्ट, कि आपने एक बार तो स्किम किया हुआ है, एक बार तो स्किम किया हुआ है।
तो अच्छे से मॉड्यूल पढ़ो, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं उस चैप्टर की मॉड्यूल उठाओ, ठीक है, मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ो। कभी ऐसा होता है भूल चूक से कुछ भी चीज पूछ ली, फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लिया, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, बताओ इस क्वेश्चन नंबर 2 को एक छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है, छोटे से पैराग्राफ में आपके चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, आप इसको इतना ध्यान से पढ़ोगे भी नहीं, बट ये क्या, इसके में दो क्वेश्चंस आ गए ऐसे टाइप के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय अधिनियम, क्या बोलता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यही यही क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, ऐसे ही आ गया, मतलब फ्री के मार्क्स हैं, बट ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप अच्छे से रीड करोगे मॉड्यूल। एमसीक्यू में यही फायदा होता है कि आपने एक बार अगर वो चीज रीड की हुई है अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि बस ऐसे फालतू में रीड करे जा रहे हैं, एक बार अच्छी रीडिंग करी हुई है ना आपने, तो आपको कभी भी वो हिट कर सकता है कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये था। तो आप अच्छे से एक दो बार तो मॉड्यूल पढ़ लो, कितने 200-250 पेजेस की है, उससे ज्यादा की तो है नहीं, है ना। तो अच्छे से रीड कर लो, बढ़िया तरीके से बैठ के रीड कर लो, फ्री के मार्क्स बटोर के लेके जाओगे, बहुत ही केक वॉक लगेगा आपको ये बिजनेस लॉ वाला, है ना। एंड आपका एग्रीगेट निकल जाएगा। अगर कोई अकाउंटिंग में वीक है, अगर कोई बिजनेस इकोनॉमिक्स में वीक है, ठीक है, तो अगर वहां पे आपके 40 45 50 आ रहे हैं और यहाँ पे आपके 60 70 आ गए, तो आपका एग्रीगेट निकल जाएगा, ठीक है। ये सोच के चलो, इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करो अपने आप को, है ना। तो जहां भी आप वीक हो, आपको लगता है ये मैम नहीं हो पा रहा है, इसमें हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और ये वाला जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है, तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको गाइड भी कर दूंगी कि आप किसमें कितने मार्क्स लाने चाहिए, किसके लिए कितना पढ़ना चाहिए, और कितना उसमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेट मी नो दैट, एंड कमेंट्स में भी आप मेरे को बता सकते हो कि मैम ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे करेंगे, एंड आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको तब भी बता दूंगी। ओके, सो यस, अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहाँ पे अपना पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो बताना, मैंने थोड़ा फास्ट लिया था ये सोच के कि वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट, है ना। ज्यादा मैं उसकी डिटेल में किसी में अंदर नहीं गई हूँ, किसी के में अंदर डिटेल्ड में ज्यादा नहीं गई हूँ। ऊपर से मैंने आपको रीजनिंग देती गई हूँ साथ साथ में, पेपर एनालिसिस हमने किया है, ठीक है, पेपर एनालिसिस हमने किया है। ज्यादा घुस के करते तो और ज्यादा टाइम लग जाता 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। बट हमको एक बार देखना था, ओवरव्यू लेना था कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, ये क्वेश्चन वापस नहीं आएंगे, बट हमको ओवरव्यू मिल गया कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, है ना। नाउ वी आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, ठीक है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी सारे पेपर जो है ना, तीनों पेपर जो बचे हैं उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट। ओके, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।